अच्छा अहमद साहब, आप अब नेक्स्ट जो मैं सवाल आपसे पूछूंगा ये इनकी खुर्रम साहब की अगली किताब राना पैलेस में ये इब्तदाई मजमून है इब्न सफ़ी साहब का कि मैंने लिखना कैसे शुरू किया। तो इसी को आप जी। समराइज करके हमारे नाजरीन को बताएं कि इब्न सफ़ी साहब ने जो लिखना शुरू किया और ये इतना जो बड़ा अदब तख्लीक हुआ, तो इसकी वजह क्या, ऐसे वाकयात थे या क्या वजूहात थी जो इसकी वजह बनी। ये मजमून बहुत जिसको कहते हैं कि एक बहुत ही रिवीलिंग किस्म का मजमून है, और जिसको कहेंगे, जिसको एक लैंडमार्क पेपर कहा जाए किसी भी तहकीक के सिलसिले में, तो वो खुद लिख गए। यानी एक समाने ही मजमून ऐसा था। जी और हैरत हुई थी कि जब मैंने ये चीज़ें पाकिस्तान में उमूमन लोगों ने वो मजमून पढ़ा, मैंने लिखना कैसे शुरू किया, और उनको अंदाज़ा है कि क्या चीज़ लेके अब्बू शुरू हुए थे। लेकिन जब मैं एक बात खास तौर पे कहना चाहता हूँ, जब मैं इंडिया गया तो मैंने कहा ये आपको नहीं मालूम, ये तो जब कुछ सहाफ़ियों ने बात शुरू की तो उन्हें इस मजमून का नहीं पता था जिसका अभी आपने तज़किरा जी किया। जी। उस ज़रूरत के तहत ये हुआ, इतना अहम मजमून था कि फिर इसका तर्जुमा किया मैंने, और वो डॉन में शाये हुआ था। और उसके बाद उसको वहाँ पे भी दूसरी तरफ, क्योंकि वो लोग उर्दू से इतना वाकिफ नहीं रह गए और उस वक्त के मज़ामीन उनके पास नहीं थे, तो इसलिए उसको तर्जुमा किया ताकि वो यानी सब तक पहुंच सके। उसमें उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो ये था कि तक़सीम के वाक़यात ने, उससे पहले जो थे ये एक तरक्की पसंद अदीब की तरह या शायर की तरह जाने भी जाते थे। और उस वक्त शायद एक चीज़ का और इन्होंने इजहार किया कि वो एक फैशन सा था कि आप तरक्की पसंद कहलाएं, और पसंद मतलब उसी टाइप के, आप चश्मे लगाएं, बाल बड़े रखें, जी और आप चल रहे हो, तो एक जिस तरह कहते हैं ना फैड आता है, तो उसका उन्होंने पूरा इकरार किया कि वो फैड था। लेकिन बाज लोग फैड को अपने ऊपर तारी करते हैं, उसको दिल से समझते हैं कि वो सही है या वो आदर्श, वो चीजें। जब सन 47 के वाकयात हुए, उसमें उन्होंने देखा कि वो सारी चीजें बढ़ गई और एकदम एक एक हंगामा हुआ, उसमें वो कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। तो एक आइडियलिस्ट जो होता है उसको लग रहा है कि ये सब कि इतना नहीं होना चाहिए था, जो कुछ हुआ वो तो हुआ। तो उन्होंने उनको उनका जुमला एक है, मैं यहाँ से पढ़ना चाहूंगा, कि उन्होंने सोचा कि उस जहनी भौचाल के साथ कि नफरतिस्तान में अब कभी मोहब्बत सर ना उठा सकेगी। अब ये देखिए, ये जहन में चल रहा था उनके कि ये क्या है, तो फिर क्या करें। तो उसका जो रिएक्शन था, उन्होंने जो लिखना शुरू किया, तो उन सब चीज़ों को उन्होंने देख लिया, उससे गुजर गए, हटे, और उन्होंने तंजिया, मज़ामीन, मज़ाहिया लिखने शुरू किया। ऐसी कटीली तहरीरें हैं, खुर्रम भाई उसकी तस्दीक करेंगे कि उसके अंदर भी ऐसे पॉइंटर्स हैं जो आपको उस वक्त यानी इस्टेब्लिशमेंट को भी, वहाँ की तकसीम के बाद की भी वो बता देते थे, इनके भी वारंट निकल आते थे वगैरह वगैरह। लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन मैं उससे मुतमईन नहीं था, यानी कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, वो सच मेरे बयां के लिए, वो वाली बात थी। तो फिर सन 52 में एक बहस कहीं हो रही थी, उसमें लोगों ने कहा कि जो अदब है वो उसी वक्त बिक सकता है जब उसमें जिनसी अनासर शामिल हो। तो इन्होंने उससे इख्तिलाफ किया, उन्होंने कि अगर दिलचस्प चीज हो और काम की बात हो तो इस तरह की चीज पेश की जा सकती है जो मकबूल भी हो और लोग उसको पढ़ें भी। तो वो चैलेंज लिया और फिर अपने साथियों के साथ नखत में उन्होंने शुरू किया। अब्बास सैनी साहब थे, शकील जमाली, इन लोगों ने नखत मैगजीन निकाला था। उसके बाद उन्होंने उसमें पहला नॉवल जो था दिलेर मुजरिम, वो उन्होंने जी। शाये किया। और जो खुर्रम भाई ने भी जगह जगह लिखा, वो हिस्ट्री भी है कि शाया होते ही उसकी कई एडिशंस निकल गए। यानी वो एक एडाप्टेशन था, किताब थी आयरन साइड्स लोन हैंड, उसकी उसकी एडाप्टेशन थी। लेकिन जो किरदार थे अब्बू के थे, कहानी अब्बू की थी, मजीद जो चीजें की थी उन्होंने। जब वो वहां पे आए तो वो किताब छपी और उसके बाद सिलसिला चल निकला, फिर वो छाप चलते रहे। जो बताने वाली बात ये है, वो ये है कि अब्बू एक मिशन के साथ चले थे, जो अब इन 3 किताबों में उसका एनालिसिस किया खुर्रम भाई ने और सामने रखा कि ये कंसिस्टेंटली हमें नजर आ रहा है। तो कुछ ऐसा लगा कि बाद चीजें होती है ना कि वो ग्रो होती हैं, कि अच्छा बाद में मिशन बन गया। अभी कुछ अरसे पहले, कुछ बरस पहले, वो एक पहला एडिशन कहीं से दस्तयाब हो गया, उसका सर्वर नहीं था, और ये वो जब दस्तयाब हुआ तो उसमें देखा गया कि वो जो पेशरस था उसके अंदर इस बात का उन्होंने कहा था, मैं यहाँ से उसका इक़्तिबास पढ़ूं, कि उन्होंने कहा कि जराइम से चश्मपोशी नहीं की जा सकती, जो चीजें हो रही हैं वो माशरे में हैं,
لیکن انہوں نے یہ کہا مگر یہ ضروری ہے کہ ان جرائم کو پیش کرنے میں ایسی خوش سلیقگی سے کام لیا جائے کہ پڑھنے والے کے دل میں جرائم کی طرف سے نفرت پیدا ہو سکے اور ایک ایسی سوسائٹی بنانے کا خیال پیدا ہو جس میں جرائم کے لیے کوئی گنجائش ہی نہ رہے. اب یہ مبررہ سوسائٹی وہ ہے جہاں پہ قانون کا احترام ہوتا ہے, ٹھیک, قانون نافذ ہوتا ہے اور قانون پہ لوگ چلتے ہیں, اور ان کا مشن تھرو آؤٹ یہی رہا. انہوں نے آخر میں اس مضمون میں بھی جو میں نے لکھنا کیسے شروع کیا میں بھی یہی کہا ہے کہ جب تک قانون کا احترام نہیں ہوگا وہ چیز پوری طرح سے نہیں آ سکے گی. تو قانون کا احترام وہ چیز تھی, لوگوں کی تربیت کرنا, لوگوں کو اس طرف لے کے آنا کہ آپ کو کیسے ایک اچھا شہری بننا ہے. اب سیوکس تو ہمیں نہیں پڑھائی جا رہی نا, لیکن ان کتابوں انہوں نے ہمیں سکھائی. اور اس مضمون کے آخر میں بھی انہوں نے کہا کہ اگر قانون کی کا احترام کرانا ہے تو قانون پڑھانا بھی پڑے گا. چھوٹی کلاسوں سے, پرائمری کلاسوں سے اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا پڑے گا تاکہ ان کے اندر وہ چیز اتر جائے. تو یہ ان کا مشن تھا, یہ لے کے چلے. اور یہاں بھی پھر خرم بھائی کے سامنے تو میں بہت زیادہ نہیں بول سکتا, لیکن اگر آپ دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے بھی گریجولی اپنے مشن کو بڑھایا اور وہ ایک چیز پر پہنچے. لیکن آپ خرم بھائی سے میں نے سیکھا کہ انہوں نے جب مثنوی لکھی اسرار و رموز تو اپنی ساری باتیں اس میں انہوں نے بتا دی کہ یہ پلان ہے اور یہ لے کے چلنا ہے. تو وہ جو گریجول اور وہ ساری چیزیں وہ اپنی جگہ, لیکن وہ پختگی آتی گئی ہوگی, لیکن مشن پہلے دن تھا. تو یہی چیز آپ ملے گی کہ مشن پہلے دن تھا ان کے پاس. صحیح واقعی جو مقصدیت تھی وہ اس کا اندازہ مجھے بھی یہ کتابیں پڑھ کر ہی ہوا, ورنہ اس سے پہلے تو ہم جب لڑکپن میں بھی پڑھتے تھے تو ظاہر ہے اس پرسپیکٹو میں تو اتنا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا, تو آپ صرف اس کو ایز اے جاسوسی ادب انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اب جب آپ یہ کتابیں پڑھنے کے بعد سوچتے ہیں تو وہ بالکل ساری باتیں جو ہے نا وہ آپ کی سمجھ میں آتی چلی جاتی ہیں. اچھا خرم صاحب, اس میں دوبارہ رانا پیلس ہی کی بات کروں گا, دوسری کتاب آپ کی. اس میں آپ نے جو ابتدائی مضمون لکھا ہے وہ بڑا ایک مطلب اتنی خوبصورتی سے آپ نے وہ ماحول بیان کیا ہے جو انفیکٹ مطلب ہم نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا تھا, جو لائبریریوں کا قیام تھا اور جس شوق سے لوگ کتابیں پڑھا کرتے تھے. اور پھر اس میں اب صرف میں یہ بتائیے کہ ناظرین کے لیے کہ اس رواج کو پھیلانے میں ابن صفی صاحب کے ناولوں کا کیا حصہ تھا, انہوں نے کیا کردار ادا کیا, اور پھر اس رواج کو ایک طرح سے مطلب اس کی کہہ لیں حوصلہ شکنی کرنے میں یا اس کو ختم کرنے کے فیکٹرز جو تھے وہ تھوڑا سا ہمیں کوئکلی بتائیے. جی یہ درست ہے, گلی گلی میں لائبریریاں ہوتی تھیں, لوگوں کو پڑھنے کا شوق ہوتا تھا, اسکول میں بچے یہ ساری کتابیں لے کر جاتے تھے. اتنی کتابیں چھپتی تھیں بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, ہر چیز پر. وہ تھا حساب کتاب, اور میں سمجھتا ہوں کہ ابن صفی کے ناولوں کا اس میں بہت زیادہ حصہ تھا, بہت زیادہ. اب جب کبھی کوئی اس پر طریقے سے تحقیق کرے گا تو تب شاید ٹھوس دلائل سامنے آئے اور وضاحت کے ساتھ, خصوص کے ساتھ کچھ کہا جا سکے. جو اس کو ختم کرنے کے اسباب ہوئے بہت سے ہو سکتے ہیں, لیکن میں اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمیں اپنے معاشرے کے بارے میں جب کچھ غور کرنا ہو تو سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کرنا چاہیے کہ ہمارا اپنا کوئی رویہ, یعنی میرا یا آپ کا انفرادی طور پر اس خرابی میں کس طرح سے مدد دے رہا ہے, اور پھر وہی رویہ دوسروں کا ہوگا, پھر اور لوگوں کا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ جس وجہ سے یہ ختم ہوا رواج جو مطالعے کا, لائبریریوں کا ہو گیا تھا, وہ اس وجہ سے تھا کہ لوگ یہ سمجھنے میں ناکام رہے کہ آپ کے معاشرے میں جو بھی رواج فروغ پاتا ہے, نیا رواج, وہ آپ کے معاشرے کی کسی نہ کسی ضرورت کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے, اسے پورا کر رہا ہوتا ہے, اور آپ نے پھر صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو چیز پیش
की जा रही है मुआशरे को, वो आपके मकासद से हम आहंग है या नहीं है। अगर आपके मकासद से हम आहंग हैं तब उसे कबूल कर लें और अपने आप को मुआशरे के साथ चलने पर आमादा कर लें। अगर वो आपके मकासद को, आपके मुआशरे के मकासद को पूरा करने में हाइल हो जाती है वो चीज़ जिसे इस वक्त आपके मुआशरे ने कबूल कर रखा है, तब आप उसमें कोई ऐसी तब्दीली लाएं कि उस तब्दीली की वजह से वो आपके मकासद को हासिल करने के काबिल हो सके। मगर कहने का मतलब ये है कि अपने मुआशरे को रिस्पेक्ट दें, आप समझें कि जो कुछ हो रहा है। इब्न सफ़ी के नॉवेल्स, मुताले का शौक़, ये सब कुछ जो था, ये हमारे मुआशरे की उसी नई ज़िंदगी से पैदा हुआ था जो तहरीक आज़ादी और उन सब चीज़ों से थी। इसके ज़रिए जो मकासद पूरे हुए अब आपके सामने आ रहे हैं। आज हमें पता चल रहा है कि इस किस्म का अदब तो अल्लामा इकबाल ने चाहा था, लेकिन उस वक्त लोगों ने इसे समझा नहीं। वालिदैन ने बच्चों पर सख्ती की कि वो ये किताबें ना पढ़ें, वो दरसी किताबें पढ़ें, या वो टीचर्स ने कहा स्कूलों में अगर किसी बच्चे के बस्ते से कोई किताब निकलती थी दरसी किताबों के अलावा, उसको फाड़ दिया जाता था, बच्चे को सज़ा दी जाती थी। अदीबों ने कोई इस पर, सो कॉल्ड अदीबों ने कोई इस पर इसकी अहमियत से लोगों को वाकिफ नहीं किया। अभी अहमद भाई ने कहा है कि 2008 में मैं इनसे एक तफसीली मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ और इब्न सफ़ी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो मेरी रिसर्च थी, लेकिन वो 2008 जब इब्न सफ़ी साहब की वफ़ात को 30 बरस गुजर चुके थे, उस वक्त भी ये कैफियत थी कि मैंने जब इनसे कहा कि मेरी रिसर्च ये बताती है कि इब्न सफ़ी का रिवाइवल होने वाला है, तो हम दोनों बहुत हैरान हुए इस बात पर। और अहमद भाई का सबसे पहला कंसर्न उस मीटिंग में ये था, आप सोचिए इब्न सफ़ी की वफ़ात के 30 साल बाद, कि इन्होंने ये कहा कि खुर्रम साहब, आपने इकबाल पर काम करके नाम बनाया है, अगर आप इब्न सफ़ी पर कुछ लिखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी अब मुझे इनके अल्फाज याद नहीं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उस रेपुटेशन पर फर्क आ जाए। मेरे जितने हमदर्द थे उन्होंने मुझे समझाने की बड़ी कोशिश की कि मैं इब्न सफ़ी पर बात ना करूं, इब्न सफ़ी पर कुछ ना लिखूं, इसलिए कि इब्न सफ़ी की वफ़ात के 30 साल बाद 2008 तक ये कैफियत थी कि आप इब्न सफ़ी पर अगर कुछ लिखते थे तो आपको ब्लैक लिस्ट, ये जो कम्युनिटी है इंटेलेक्चुअल्स की, आपको ब्लैक लिस्ट कर देती थी। आज जितने इंटेलेक्चुअल्स के नाम लिए जाते हैं कि फलां ने इब्न सफ़ी की तारीफ की थी, फलां ने की थी, मुझे नहीं मालूम इनमें से कितने लोगों ने वाकई कभी कुछ कहा था। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। मुझे ये बताइए कि इनमें से किसी की भी कोई तहरीर क्यों मौजूद नहीं है 2008 से पहले। तो जितने आप नाम सुनते हैं बड़े बड़े, फैज साहब ने कुछ कहा इब्न सफ़ी के बारे में, मौलवी अब्दुल हक ने कहा, अस्करी साहब ने कहा, किसी और ने कहा, कभी लिखा क्यों नहीं? एक प्रोफेसर अबुल खैर कशफी साहब, उन्होंने इब्न सफ़ी की वफ़ात के बाद कुछ मज़ामीन का सिलसिला शुरू किया, लेकिन मेरा फिर वही सवाल है कि इब्न सफ़ी की ज़िंदगी में क्यों नहीं किया? तो ये रवैया था जिसकी वजह से ये पूरा कल्चर ख़त्म हो गया कि इब्न सफ़ी की वफ़ात के 30 साल बाद तक आप इब्न सफ़ी को अदब में शुमार नहीं कर सकते थे, आप जासूसी अदब पर बात नहीं कर सकते थे। इस रवैये की वजह से हमारे यहाँ मुताले का शौक़ ख़त्म हुआ है। और 2008 में ये रिवाइवल इसलिए शुरू हुआ कि जो बच्चे इब्न सफ़ी को पढ़कर बड़े हुए थे, अब वो मेरी तरह से मुझसे कुछ ज़्यादा 10
15 साल ज्यादा उम्र के लोगों की तरह थे। अब वो इस पोजीशन में पहुंच गए थे कि वो कुछ कर सकें सोसाइटी में, अब उनकी बात सुनी जाए। तो इसलिए उन्होंने फिर ये एक तहरीक चलाई, मेरी किताबें आई, इससे पहले कुछ तकरीबात हुई थी, शायद छपी हुई किताब इस ज़खामत की सबसे पहले मेरी होगी, इससे पहले छोटी छोटी बात आई हैं। तो उसकी वजह से ये एक रुझान हुआ। लेकिन अब ये सब इब्न सफ़ी को आज हम जिस तरह से इम्पोर्टेंस उनकी रिकॉग्नाइज करते हैं, इसमें कतन कोई हिस्सा खुदा न ख्वास्ता उन लोगों का नहीं है जिन्हें उर्दू के असातिज़ा समझा जाता है या जिन्हें दानिश्वर समझते हैं या जो उर्दू के अदीब कहलाते हैं, उनका नहीं है। ये सब अवाम की कोशिश है। ये उन लोगों ने इब्न सफ़ी की इम्पोर्टेंस को मैं समझता हूँ कि मुआशरे से रिकॉग्नाइज करवाया है, जिन्हें इन लोगों दूसरे लोगों की परवाह नहीं है, सिर्फ इब्न सफ़ी की परवाह है। इस वजह से अब ये रिवाइवल हुआ है। अब आज फिर वही सिचुएशन है, आप यकीन कीजिए, आज फिर वही सिचुएशन है। मैं आज सोशल मीडिया, फोन्स, सॉफ्ट कॉपीज, इनका फरोग हो रहा है। ठीक है, आज बिल्कुल उसी तरीके से बच्चे, बूढ़े, हर तबके के अफराद अपने फ़ोन के ज़रिए कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। जिस तरह से मेरे बचपन के ज़माने में हर शख्स को शौक़ होता था कि वो कुछ पढ़े, जो लाइब्रेरीज थी। आप ये बात समझ लीजिए कि आज ये जो फेनोमेनन है, आज के सेल फोन्स, आज के व्हाट्सएप, आज के सोशल मीडिया, ये बिल्कुल उसी तरह की अहमियत रखते हैं जिस तरह की अहमियत किताबें आज से 30-40 साल पहले रखती थी। उस वक्त किताबों की अहमियत को तस्लीम नहीं किया गया, इसलिए आज सब रो रहे हैं कि काश तस्लीम कर लेते, अब लोग किताबें नहीं पढ़ रहे। आज हम इस रुझान को, जो लोग सोशल मीडिया के ज़रिए अपने मुआशरे की खिदमत करना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, इस रुझान पर आज बिल्कुल उसी तरह तनकीद की जा रही है जिस तरह मैंने अपने बचपन में देखा है कि किताबें पढ़ने पर तनकीद की जाती है। इसलिए 40 साल बाद हो सकता है कि आप पर ये इंकिशाफ हो लोगों पर कि जी सॉफ्ट कॉपीज में किताबें पढ़ना भी बड़ी अच्छी चीज़ थी, और ये रुझान इसलिए फ़रोग नहीं दिया जा सका कि उस वक्त कुछ लोग थे जो कहते थे कि जी कागज़ पर छपी हुई किताब जो है उसको सामने रखकर अगर सुबह के वक्त उसकी इबादत की जाए तो बहुत सवाब मिलता है। तो ये जो हमारे रवैये हैं, आईने नौ से डरना, तर्ज़े को पढ़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में, ये कारवाने हस्ती है तेज गाम ऐसा, कौमें कुचल गई इसकी रवा रवी में। तो ये आपने जबरदस्त समराइज कर दिया इसको। जबरदस्त, बेहतरीन। ये आपने जो सिनेरियो बिल्कुल जो समझाया है ना, ये इसी तरह से है वाकई। मतलब ये बड़ा एक यूनिक पर्सपेक्टिव आपने बल्कि शो किया है। ये वाकई मैं खुद सुन के थोड़ा सा जो है ना हिल गया। मतलब जो आपने कंपैरिजन किया है, वाकई ये बिल्कुल दुरुस्त कंपैरिजन है ये। अहमद साहब, आपकी तरफ वापस आऊंगा अगले सवाल पे। जैसे मैंने कहा था कि वक्त मुख्तसर है, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी प्रोसीड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नाजरीन को हम चाह रहे हैं कि हर चीज का मुकम्मल एक मतलब फ्लेवर ऑफ एवरीथिंग हम उनको दे पाए ना। तो अच्छा, एक जो आपने शुरू में बात की कि कैसे लिखना शुरू किया, वहां जो एक बहस हो रही थी कि जी अदब सिर्फ उसी सूरत में पॉपुलर हो सकता है जब उसमें जिन्स का जिक्र हो और इस तरह की चीजें हो, तो ये गालिबन मतलब ये पल्प फिक्शन की इस्तिलाह वहीं से निकली है। और मेरे ख्याल से आप हर फोरम पे यही कहते हैं कि जी इब्न सफ़ी साहब का जो अदब है वो पल्प फिक्शन नहीं है। तो वो थोड़ा सा हमें पल्प फिक्शन के बारे में और डिफरेंस बिटवीन पल्प फिक्शन और इब्न सफ़ी साहब की किताबों का ये बताइएगा नाजरीन को। पल्प फिक्शन, पहले चलिए इसकी तारीफ देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत दूर तक बात जाती है।
पल्प से जो कागज बनता है उसको पल्प पेपर कहते हैं, जो यानी आप समझे रिसाइकल पेपर से बना हुआ होता है। वो बहुत ही न्यूज प्रिंट की अफजल तरीन किस्म होती है, और उसको उसके ऊपर बहुत सस्ती किताबें छपा करती थी। अच्छा, पहले जो एक रवैया था यूरोप में और मगरिब में बेसिकली, और यहाँ भी, जो आला व रफा किताबें थी वो बड़ी मुश्किल और मुजल्लद होती थी, और उनको हर एक के वो उसमें नहीं थी, दस्तरस में नहीं होती थी। तो अगर आप मगरिब में देखें तो उन्होंने ये किया कि दूसरी जंग अजीम के बाद या जंगों के बाद बेसिकली, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एक ज़रूरत पैदा हुई कि जो कुछ लोग हैं उनकी तफरी का बंदोबस्त किया जाए। ये टीवी और उसका दौर नहीं है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या कहते हैं, लोगों ने थोड़ी सनसनीखेज, थोड़ी शहवत अंगेज किस्म की किताबें जो हैं वो छापनी शुरू की, जो हमारे यहाँ उसका परतो आपको वही वानवी अदब में नजर आएगा। तो वो चीजें लाए। अब वो जाहिर है कि वो किताबें बहुत महंगी नहीं हो सकती थी, क्योंकि आपको उसको बस कौड़ियों के मोल पहुंचाना है लोगों तक और वॉल्यूम के ऊपर पैसे बनाने हैं। तो उन्होंने जगह जगह जहाँ कैंटीन्स होती थी, जहाँ मजदूर बैठते थे, जहाँ पे वहां पे उन्होंने उसको फैला दिया, और वो अदब जो था वो पढ़ा जाने लगा। उसको पल्प फिक्शन इसीलिए कहा गया कि उसका मैार न सिर्फ के तहरीरन खराब था, बल्कि वो मतलब सूरतन भी बहुत खराब मैार की होती, तो वो पल्प फिक्शन था। अच्छा, फिर वहां पे तहरीकें शुरू हुई 40s में ही, मगरिब में भी, और उसका हम परतो यहाँ देखते हैं 50s में हमारे यहाँ। 52 तक जो था वहाँ उन्होंने पल्प फिक्शन से इस तरह छुटकारा हासिल किया कि पॉकेट बुक्स आई, और दूसरी बैंटम की और पेंगुइन की, और इसकी उसमें अगाथा क्रिस्टी और दूसरे बड़े लिखने वालों के मतलब थ्रिलर्स थे वही आए जो दिलचस्प थे, लोगों ने उसको पढ़ा। यहाँ पे जो था, जो तूफान था, उसको रोकने के लिए चंद नौजवानों ने, जिसमें अब्बू और अब्बास हुसैनी साहब और दूसरे शामिल थे, उन्होंने जब ये फैसला कर लिया कि हमें ये वाला फिक्शन इसको उड़ाना है, यहाँ से निकालना है, ये वही पहले जुड़ जाती है बात, फिक्शन वही था। उसको उन्होंने जो फिक्शन लिखा वो साफ सुथरा था, और उसको उस वक्त भी बावजूद तमाम पाबंदियों के इतनी पजीराई तो हासिल हुई कि लोग घरों में लाने लगे, ठीक है। फिक्शन जो होता था उसकी मियाद इतनी होती थी, उसको पढ़ा गया, उससे जो तलज़्ज़ुज़ मिल सकता था वो लिया गया, और उसके बाद उसको फेंक दिया गया, या छोड़ के गाड़ी में ही उठ गए। अगर ट्रेन में जा रहे हैं वो किसी और के वहीं दफन हो गया, उसकी कोई लेगेसी नहीं रह गई। जबकि अगर आप इब्न सफ़ी के फन को अगर आप पल्प फिक्शन कहें तो ये उस पर पूरा नहीं उतरता, इसलिए कि उस पर आज तक रिसर्च जारी है, बर्कले यूनिवर्सिटी में कोर्स कराया जा रहा है उसके ऊपर। तो कोई वजह होगी, हमारी मजबूरी है कि जब कोई मगरिब में किसी चीज को एक वो बख्श देता है एक सनद, तो फिर हम उसको मान लेते हैं। तो उसका तौर पर जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वो हम एहसास कर चुके हैं कि वो अदब क्या है। लेकिन चूंकि मगरिब को देखा जाता है, आपने हवाला दिया था पहले भी, क्रिस्टीना वेस्टरहर्ल्ड ने जर्मनी में किया, फिन थियसन साहब ने उसको नॉर्वे में ऊपर किया, और फिर हमारे यहाँ, लेकिन हमारे इस साइड पे भी मतलब बहुत लोगों ने जिनको उसके लिए शायद नुकसान भी उठाना पड़ा। खालिद जावेद साहब हैं वहाँ पे, अपना क्या कहते हैं इंडिया में, उन्होंने अब उस पर थीसिस लिखवाए और दूसरी चीजें की हैं, और उन्होंने पेपर लिखा जिसपे उनके ऊपर काफी तनकीद भी हुई। गोपी चंद नारंग साहब पे भी तनकीद हुई, बहुत से लोग जो थे उन्होंने उस पर कुछ ना कुछ कहा, लेकिन एक फिर भी थोड़ा सा मजाका उड़ाने वाले अंदाज में। मगर ये बात तय हो गई कि अब्बू के इंतकाल के 40 बरस बाद भी अगर हम बैठे हुए और ये तस्करा कर रहे हैं कि जनाब ये किताबें हैं, या ये किताबें डिजिटल फॉर्म में आनी चाहिए, इसलिए कि वो फिर उतनी हैं और उसी तरह पढ़ी जा रही हैं। आप यकीन करें, सिर्फ फॉर्म चेंज हुआ है। आपके साथ मेरे खड़े होने की वजह भी यही थी कि मैंने कहा कि ये 9 की बात करनी पड़ेगी, तर्ज कौन से हटना पड़ेगा। जिस फॉर्म में लोग उसको पढ़ना चाहे तक पहुंचाया जाए। आपका बड़ा इसमें है और अदीब ऑनलाइन का भी, तो बेसिकली वहां पे ले आए। तो ये अगर पल्प फिक्शन होता, यकीन करें बहुत सारा पल्प फिक्शन यहाँ लिखा गया है। क्या वो अदीब ऑनलाइन पे है? क्या उसका तस्करा वैसे चल रहा है? क्या वो जबान से देहाम बिल्कुल सही नहीं कर रहे? खुर्रम भाई बताएंगे कि आप स्कूलों में, जहाँ पे इसको रांदा दरगाह समझा जाता था पहले, स्कूलों की लाइब्रेरियों से बहुत सारे ऑर्डर आते हैं, पूरे सेट मंगवाए जाते हैं। खुद मेरे बेटे के स्कूल में जब वो पढ़ रहा था 7वीं में,
تو اسے سمر کا ہوم ورک انہوں نے دیا تھا گرمیوں کی چھٹیوں میں. اس کو گھر کا کام یہ ملا تھا کہ ابن صفی کے 2 ناول پڑھ کے آؤ اور عمران کی ٹیم کے لیے ایک نیا کردار لکھ کے لاؤ. یہ اسکول میں اردو کا ہوم ورک. وہاں ہم پہنچ گئے. خرم بھائی کی ترتیب دی ہوئی کتابیں جو انہوں نے علامہ اقبال اور حکیم احمد شجاع کے پیروی میں اس کو لکھا ہے کہ ترتیب دیا ہے, وہ یہاں پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہیں. اس میں ابن صفی بھی شامل ہیں, ان کے اقتباسات بھی شامل ہیں. تو پلپ فکشن سے تو بھائی یہ آگے چل گیا معاملہ. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, اسی کی کنیکشن میں مطلب ایک تو یہ ظاہر ہے پلپ فکشن سے تو یہ بہت اونچی چیز ہے, کیونکہ ظاہر ہے اب جس طریقے سے آج تک یہ ادب زندہ ہے اور اب ہماری ایپلیکیشن کے ذریعے دنیا بھر کے لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں اور کافی بڑی تعداد میں پڑھی جا رہی ہیں. وہ اسٹیٹس پہ میں آپ سے کبھی بات کروں گا. اور باقی مطلب ہمیں دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. بلکہ ہم نے جب کراچی کتب میلے میں ہم نے جو سروے کیا تھا, اس میں بھی ٹاپ رائٹرز جو لوگوں نے اپنے سروے میں لکھے اس میں ابن صفی صاحب کا نام شامل تھا. تو وہ اس چیز کا ثبوت ہے.